Today's topic is rules for specifying variable names. हमारे पास वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम वेरिएबल नेम्स को डिफ़ाइन करेंगे। ये हमने बोला था ना कि वेरिएबल नेम्स हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे आपके पास ये नेम, सिटी, जेंडर या न्यूमेरिक वेरिएबल आपने देखे थे कि सम, एवरेज, लेंथ, सैलरी, मार्क्स एट्सेट्रा। ये सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसके रूल्स क्या है डिफाइन करने के, ठीक है, स्पेसिफाई करने के रूल्स क्या है। ऐसा तो नहीं है कि बस जो भी वेरिएबल आप कहो तो आप उसको यूज कर सकते हो, इसके अपने रूल्स हैं यूज करने के, ठीक है। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं हमारे पास जो सी लैंग्वेज में हम यूज करेंगे, जिसकी मदद से हम वेरिएबल नेम्स को स्पेसिफाई करेंगे अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये प्रोग्राम दिया गया है, देखें, ये ए, बी, सम, प्रोडक्ट, ये सारे वेरिएबल्स हैं जो इस प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं। देखो ये ए कहाँ पे यूज हुआ है, ये यहाँ पे भी यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे है। ये सारे ए बी दोनों यहाँ पे यूज हुए हैं। सम को देखे, सम भी यहाँ पे यूज हुआ है और यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट भी हमने डिफाइन किया है इसलिए कि ये यहाँ यूज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे, डिक्लेयर नहीं करोगे इस लाइन में, तो ये प्रोग्राम का कंपाइलर जो है वो आपको एरर देता है कि ये चीज़ जो आप यूज़ करने जा रहे हो ये क्या चीज़ है, पहले मुझे बताओ, पहले मुझे समझाओ, पहले इसको डिक्लेयर करो कि ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। क्योंकि कंप्यूटर को इस चीज़ का पता नहीं है लेकिन आपको बताना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया और क्या बताया, INT, इंटीजर। ये सारे जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं, जो डिक्लेयर करने जा रहे हैं इस स्टेटमेंट में, तो ये इंटीजर डेटा टाइप के होंगे, यानी इनका जो इनमें जो वैल्यूज होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होंगी। इंटीजर आप जानते हो, कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी कि इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर कोई भी नंबर्स और डिजिट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इंटीजर और फ्लोट में फर्क है। इंटीजर होल नंबर होता है, काउंटेबल नंबर होता है, जैसे 0 to 9 या 0 to एनी नंबर, जो भी नंबर आपके पास 7, 4, 5, 0, ये एक इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि ये एक होल नंबर है। इंटीजर की एग्जांपल आप, यानी जनरल एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आप अपनी क्लास के बारे में कहते हो कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। आप अपने क्लास की स्ट्रेंथ को 20.5 और 20.3 और 20.7 नहीं कह सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल नंबर है और आप होल नंबर में बता सकते हो, तो दिस होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। और अगर वो कोई भी नंबर आपके पास पॉइंट में होता है तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और कंप्यूटर को बताया कि दीज वेरिएबल्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज आर ऑफ टाइप इंटीजर, यानी इन वेरिएबल्स में हमारे पास इंटीजर वैल्यूज यूज हो सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेता है, और इंटीजर के लिए फिर ये चीज़ें यूज होती हैं जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर दीज, ठीक है। तो ये इंटीजर के लिए %d यूज होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज जो है वो है वेरिएबल नेम्स को स्पेसिफाई करने के रूल्स, रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स, ठीक है। तो वेरिएबल नेम्स को स्पेसिफाई करने के रूल्स हमारे पास क्या हैं।
तो हमारे पास वो रूल्स कौन से हैं जिनके तहत हमने वेरिएबल्स को यूज करना है, ठीक है। हर एक वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसा कि फर्स्ट रूल है हमारे पास, और वो है अ वेरिएबल बिगिंस विद अ लेटर। लेटर, कोई भी लेटर से, ए टू जेड कोई भी लेटर हो सकता है। स्टार्ट वेरिएबल होता है किसी भी लेटर से, और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल होगा अगर आपने इस तरह लिखा अंडरस्कोर एज, तो दिस विल बी अ वैलिड वेरिएबल, ठीक है। या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे हमारे पास जनरल एग्जांपल्स ये दी गई हैं, SALSM, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स हमारे पास लेटर से स्टार्ट हुए हैं, और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये फर्स्ट रूल है, आपने याद रखना है कि हमारे पास वेरिएबल या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से। तो इसका मतलब है इसके अलावा जिस चीज से भी स्टार्ट होता है वो इनवैलिड वेरिएबल होगा। क्लियर है ये पॉइंट? इनवैलिड वेरिएबल कौन सा होगा अगर आपने इस तरह बताया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए अगर आपने 5 एज करके बताया, ठीक है, तो ये ना अंडरस्कोर है और ना लेटर है, तो इसका मतलब है दिस वेरिएबल इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल, ठीक है। तो ये इस तरह हम यूज नहीं कर सकते। या तो स्टार्ट में अंडरस्कोर होगा या उसके स्टार्ट में एक लेटर होगा, ठीक है, कोई भी लेटर। and may consist of letters, underscores and or digits। consist का मतलब है इसके बाद जो भी हो सकते हैं वो या तो लेटर्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर्स हो सकते हैं या डिजिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत है, स्टार्ट में हम डिजिट नहीं लिख सकते लेकिन अंदर उसके हो सकता है डिजिट, ठीक है। आप इस तरह कह सकते हो एज नंबर 1 या एज नंबर 2, ठीक है, एज अंडरस्कोर 1। ये भी एक वैलिड वेरिएबल है क्योंकि ये लेटर से स्टार्ट है और बीच में जो कुछ भी होगा उसके, ठीक है, बीच में लेटर्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं और नंबर्स या डिजिट्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? या तीनों इकट्ठे भी हो सकते हैं या एक एक करके भी हो सकता है, ठीक है। तो कंबाइन भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। क्लियर है सबको? First rule of specifying a variable is the variable can begin with a letter or underscore, ठीक है। ये अंडरस्कोर, ये जो आपके कीबोर्ड में माइनस और अंडरस्कोर दोनों एक ही की पर होते हैं। अंडरस्कोर को शिफ्ट की के साथ हम प्रेस करते हैं और माइनस बगैर शिफ्ट की के साथ, ठीक है। और इसके अंदर ये सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और सारे भी हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला रूल होगा और ये इसको आपने याद रखना है, ठीक है। The next rule is the underscore may be used to improve readability of the variable name, for example over time। अंडरस्कोर जो है उसको हम रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेरिएबल नेम की रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी मतलब ये ओवर टाइम अगर आप इस तरह लिखो इकट्ठे तो ये थोड़ा यानी बाज लोगों के लिए मुश्किल होता है इसको समझना। लेकिन अगर इसमें बीच में अंडरस्कोर जिस तरह यहाँ पे डाला गया है आप यूज करोगे तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये 2 वर्ड्स है लेकिन उससे एक ही वर्ड बना है, ठीक है। 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना है और इसकी अच्छी रीडेबिलिटी होती है, यानी इसकी रीडेबिलिटी इससे इम्प्रूव हो गई। तो अंडरस्कोर को हम रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये गौर से पढ़िएगा और लास्ट में मैंने आपसे इन रूल्स के बारे में पूछना है, ठीक है ना।
तो पहला रूल था हमारा कि हमारा वेरिएबल जो होगा वो या तो लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, और बीच में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो रूल है वो है कि अंडरस्कोर को हम किस लिए यूज करते हैं, वेरिएबल नेम की रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, यानी उनको अच्छी तरह से समझने के लिए या पढ़ने में वो जो उसकी वो जो उसको उस वर्ड को पढ़ा करते हैं तो वो अच्छी तरह पढ़ने में आता है। यानी ओवर टाइम आपने देखा होगा इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं बहुत सारे, जिन 2-3 वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना लेते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ तीसरा वर्ड भी आ जाए तो अगर ये तीनों कंबाइन हो इस तरह तो फिर वो रीड करना मुश्किल हो जाता है कि ये एक वर्ड है या 3 वर्ड्स हैं। लेकिन इससे अंदाजा भी हो जाता है कि ओवर एक अलग वर्ड है और टाइम एक अलग वर्ड है, लेकिन इसको एक ही मीनिंग इसका दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो थर्ड रूल ऑफ स्पेसिफाइंग अ वेरिएबल नेम इज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम। लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है इसमें कि आपने कब तक यानी कितना लंबा एक वेरिएबल डिफाइन करना है। ये आप पे डिपेंड करता है, आसान से आसान यूज करने होते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल नेम जितना भी लंबा हो जाए कोई उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लंबाई की, लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन हावेवर ताहम क्या होता है कि only the first 31 characters of a variable are significant। पहले 31 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नुमाया होते हैं। इसका मतलब है कि अभी आपने एक ऐसा वेरिएबल यूज किया जिसके फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ है, यानी ये है, फर्ज करें ये ओवर टाइम फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, वैसे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स हैं एक वेरिएबल का। फिर आपने एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया लेकिन उसके फर्स्ट 31 कैरेक्टर इसके साथ मैच करते हैं, लेकिन आपने वो बाकी जो लेटर्स हैं वो चेंज कर दिए। इसके जो बाकी लेटर्स हैं वो भी चेंज है और ये भी चेंज है, लेकिन ये क्या करता है, ये फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को अगर मैच करेगा तो आपको बोलेगा कि ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। लेकिन आपने जब फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स सेम बनाए हैं तो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स में आपने कुछ ऐसी चेंजेस करनी है कि वो आपस में मुख्तलिफ दिखे। ठीक है, मुख्तलिफ यूज हो। कंपाइलर सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके लिए सिग्निफिकेंट होते हैं। ये आपको बाद में यूज करके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, this means that if two variables have the same first 31 characters they are considered to be the same variables। देखा, अगर ये 31 कैरेक्टर्स हैं पहले और ये भी 31 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आपने मुख्तलिफ वेरिएबल्स यूज किए हैं, ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है, लेकिन अगर इसके 31 कैरेक्टर्स आपस में सेम है तो दिस वेरिएबल विल बी कंसिडर्ड एज सेम वेरिएबल्स। ठीक है, यानी ये आपस में दोनों सेम वेरिएबल्स कंसिडर होंगे। और अगर 31 में इसमें 30 कैरेक्टर्स दोनों में सेम हो गए तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी अगर चेंज हो तो वो डिफरेंट तस्वर होते हैं। ठीक है जी, मोहम्मद हुजैफा। सर ये अंडरस्कोर और दोबारा समझा दें। अंडरस्कोर में भी यूज्ड टू इंप्रूव रीडेबिलिटी। अच्छा, underscore may be used to improve readability of the variable name. For example, ये over time रीडेबिलिटी, अभी आप कोई चीज रीड कर रहे हो लेकिन वो आपको अच्छी तरह समझ में कैसे आता है, उसमें कुछ कामाज और उसमें कुछ अंडरस्कोर्स और उसमें कुछ सेपरेट करके चीजें, तो वो अच्छी तरह समझ में आ जाती है, वो रीड करने में आसानी होती है, रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है उसकी।
ठीक है। जिस तरह ओवर टाइम की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, तो अगर ओवर टाइम बगैर अंडरस्कोर का आप लिखोगे तो थोड़ा इसके निस्बत रीडेबिलिटी इसकी मुश्किल होगी, यानी ओवर टाइम, ठीक है। और ये दो वर्ड्स हैं लेकिन आपस में मिल के एक वर्ड बना है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस करने के लिए जस्ट एक अंडरस्कोर यूज किया गया है ताकि इसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, यानी इसकी निस्बत इसको अच्छी तरह पढ़ा जा सकता है, ठीक है। ओवर टाइम, ओवर एक वर्ड है और टाइम दूसरा वर्ड है, लेकिन दोनों को कंबाइन करके एक मीनिंग ली जा सकती है, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा सही हो गया टाइम, सर। ठीक है। अच्छा, जी सर। तो रिस्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स जो हैं वो इतना लंबा कोई वेरिएबल यूज नहीं करता, लेकिन ये रूल है इनके पास कि फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स अगर दो वेरिएबल्स के सेम होंगे तो वो दोनों वेरिएबल्स सेम तस्वुर होंगे। क्लियर है? वरना लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना लंबा आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थर्ड रूल हमारा क्लियर हो गया। फोर्थ रूल हमारे पास है, अच्छा, अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो वो इस तरह हुजैफा की तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल हमारे पास है, बोथ अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर अलाउड इन नेमिंग वेरिएबल्स। अपर केस कैपिटल लेटर्स और लोअर केस स्मॉल लेटर्स में हम यूज कर सकते हैं, कोई भी आप लेटर्स यूज कर सकते हो। ये ओवर टाइम है तो इसको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन एन अपर केस लेटर इज कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम अ लोअर केस लेटर। जिस तरह आपको पहले से बताया गया है कि सी हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी ये केस में जो है वो डिफरेंस करती है, डिफरेंशिएट करती है आपस में। लोअर केस और अपर केस में डिफरेंशिएट करती है। अगर आपने ओवर टाइम ऐसे ही लिखा स्मॉल लेटर्स में और दूसरी जगह आपने ओवर टाइम कैपिटल लेटर्स में यूज किया, तो वो क्या करेगा, इन दोनों में डिफरेंस करेगा, बोलेगा कि ये सेम नहीं है, ठीक है ना। तो आप बोलते हो कि भाई मैंने तो ये वाला डिफाइन किया है और मैंने यूज किया लेकिन मुझे एरर दे रहा है, तो वो इसलिए देगा कि तुमने फिर ये वाला भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी क्या करता है, अपर केस और लोअर केस दोनों में डिफरेंशिएट करता है, वो सेम नहीं होते सी के लिए। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। कैपिटल ओ जो है वो स्मॉल ओ की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल एवीजी कैपिटल लेटर में लिखा है इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन। एक कैपिटल में है और बाकी जो है वो स्मॉल में है, लेकिन ये इसकी तरह नहीं है। या तो पूरे आपने कैपिटल यूज करना है, या पूरे इस तरह यूज करने हैं, या पूरे स्मॉल में यूज करना है। बात समझ आ रही है आपको? ये भी एक रूल है कि अपर केस और लोअर केस आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपर केस यूज किया तो अपर केस ही यूज करना है, और अगर लोअर केस यूज किया तो फिर लोअर केस ही यूज करना है। अगर आपने एक वेरिएबल इस तरह डिफाइन किया, कैपिटल ए और वी जी, ठीक है, तो ऐसे ही आपने फिर बाद में प्रोग्राम में यूज करना है। वरना अगर आप स्मॉल लेटर में फिर बाद में यूज करोगे तो वो बोलेगा कि व्हाट इज दिस, ये कहाँ से तुमने लिखा, ये मुझे डिफाइन ही नहीं है, ये मुझे डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो इसलिए जब आपने ये पहले डिक्लेयर किया हुआ है तो आपने ऐसे ही यूज करना है, कैपिटल ए लिखना है फिर बाद में, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 रूल्स हो गए। फिफ्थ रूल हमारे पास वेरिएबल नेम को स्पेसिफाई करने के लिए ये है कि स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल हैश, क्वेश्चन मार्क, @ एटसेट्रा। स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये। अपने कीबोर्ड में देखिए बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे
$साइन है, ठीक है, $% है, ठीक है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो ये वेरिएबल नेम की जगह हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? ये एक रूल है। आप नंबर को हैश नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। वेरिएबल नेम यानी किसी चीज के लिए अगर आप वेरिएबल नेम डिफाइन करने जा रहे हो तो आप इन चीजों को यूज नहीं करोगे। वेरिएबल के अंदर यूज कर सकते हो लेकिन इसको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट रूल हमारे पास है रिजर्व्ड वर्ड्स, जो हमने टॉपिक पढ़ा था रिजर्व्ड वर्ड्स का, जो ऑलरेडी रिजर्व्ड है किसी खास मकसद के लिए, किसी खास काम के लिए सी लैंग्वेज में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे ये INT हो गया, केस हो गया, इफ हो गया, प्रिंट एफ हो गया, मैन हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है किसी खास काम के लिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, इनको वेरिएबल नेम्स की जगह पे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल नेम एक ऐसा नेम होता है जो मेमोरी को अलॉट हो जाता है, यानी मेमोरी को एलोकेट करता है। कंप्यूटर मेमोरी में एक जगह बन जाती है जिसका नाम पड़ जाता है और वो नाम होता है वेरिएबल नेम, ठीक है ना। कोई भी नाम जो आप डिफाइन कर लेते हो उसकी एक मेमोरी में जगह बन जाती है, तो उसमें फिर वैल्यू सेव होती जाती है और उस लोकेशन का नाम या एड्रेस क्या होता है, वही वेरिएबल नेम होता है, ठीक है, जिससे हम उसको कॉल करते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वो वेरिएबल नेम हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करके दे देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रूल है कि रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल नेम की जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। द नेक्स्ट रूल इज स्पेस इज नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, मास को MA स्पेस SS नहीं लिख सकते, इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो स्पेस इज नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल थे जो जिसकी मदद से हम वेरिएबल नेम्स को डिफाइन करेंगे। तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपने इनको यूज नहीं किया, इन रूल्स के मुताबिक वेरिएबल नेम्स को डिफाइन नहीं किया, तो कंपाइलर आपको फिर एरर देता है कि ये सही नहीं है, ये रूल के मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो आपने हर काम जो है सी लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक करना है, ठीक है। पहला रूल था हमारे पास के एक वेरिएबल नेम किसी लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा था कि अंडरस्कोर हम वेरिएबल नेम की रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं, उसके साथ एग्जांपल दे सकते हो ओवर टाइम का, ठीक है। तीसरा रूल था हमारे पास कि लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना लंबा वेरिएबल नेम आप डिक्लेयर कर सकते हो, ताहम उसमें ये बात है कि 31 कैरेक्टर्स, जो पहले 31 कैरेक्टर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, यानी उसका मतलब है कि अगर एक वेरिएबल आपने 31 कैरेक्टर से लंबा बनाया और उसके 31 कैरेक्टर्स दूसरे वेरिएबल के 31 कैरेक्टर, पहले 31 कैरेक्टर के साथ मैच करते हैं, तो वो दोनों जो होंगे वो वेरिएबल सेम तस्वर होंगे, वो सेम वेरिएबल्स तस्वर होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास रूल था कि दोनों केसेस में हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक केस को यूज करेंगे तो फिर एक ही केस के वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वो अपर केस और लोअर केस दोनों में फर्क करता है, ठीक है। और नेक्स्ट रूल था कि स्पेशल कैरेक्टर्स को हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ये वाले कैरेक्टर्स जो है। और रिजर्व वर्ड जो है उसको हम वेरिएबल नेम की जगह पर यूज नहीं कर सकते। एज ए वेरिएबल नेम किसी रिजर्व वर्ड को हम यूज नहीं कर सकते। ये रिजर्व वर्ड कौन से हैं, ये आप आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, उसमें जाके देखो, वहां पे टेबल दिया गया है, वहां पे सारे रिजर्व वर्ड्स दिए गए हैं, तो उन वर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम्स हम यूज नहीं कर सकते,
ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट रूल हमारे पास ये है कि वेरिएबल नेम जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। जिस तरह अगर हम एक वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं, नेम NAME, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, नेम स्पेस एम, इसमें स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये फिर एरर देता है कि ये क्या है और ये क्या है, एक ही वर्ड होना चाहिए, इसीलिए ये बीच में अंडरस्कोर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास रूल्स। सबको समझ आ गई है? सबको जब समझ आ गई है तो प्लीज मुझे बताओ, रेज योर हैंड्स, जिस जिसको समझ आ गई। आ गई है सर। ठीक है, हुज़ैफा को समझ आ गई है, शहाब खटक को भी समझ आ गई है, बलाश मरी को भी समझ आ गई है, और मुनी बदनान को भी समझ आ गई है, व्याल भट्ट को समझ आ गई है, और कौन है ये MJCC गाजी, कौन है? अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरिएबल नेम्स स्पेसिफाई करने के लिए रूल्स जो होते हैं उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? हुज़ैफा, जी सर। जल्दी से ये रिवाइज कराओ, कौन कौन से रूल्स हैं हमारे पास? शाबाश। सर थोड़ा सा जो है सर आप ऊपर कर देना पेज को सर। नहीं तो ऐसे आपको याद नहीं है? नहीं सर, पहला याद तो नहीं किया मैंने सर। पहला रूल क्या था? एक रूल बताओ मुझे, एक रूल सिर्फ। सर जब जो है सर हम सर अगर अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे सर, हमारी जो है रीडेबिलिटी जो है ना वो सर खराब हो जाएगी, और सर जो है हम उसको पढ़ने के लायक नहीं रहेगा सर। हाँ, ये जरूरी नहीं है, अंडरस्कोर लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है। आप एक चीज को अच्छी तरह रीड कर सकते हो उसको यूज करके, ठीक है। जिस तरह ओवर टाइम, दो वर्ड्स हैं लेकिन ओवर टाइम को अगर आप कंबाइन लिखोगे तो वो आपको अच्छी तरह रीड करने में मुश्किल होगा, बनिस्बत इसके कि आप उसके बीच में अगर अंडरस्कोर यूज करो तो वो अच्छी तरह रीड होता है। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दूसरा रूल अगर आपको याद है तो बताओ। जी सर। दूसरा रूल कोई बताए? आप बताओ, शाबाश। जी सर, और तो सर हैं बहुत सारे हैं सर, आप कौन सा पूछते हैं? कोई भी बताओ ना, एक रूल बताओ, जरूरी नहीं है कि उस तरतीब से आपने याद रखने हैं, कोई भी रूल हो लेकिन रूल आपको याद होने चाहिए। अच्छा सुनो, देखो, पहला रूल ये है कि कोई भी वेरिएबल नेम जब हम डिफाइन करेंगे तो उसका पहला लेटर जो है वो लेटर या अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं होगा, ये रूल है। समझ आ गई? दूसरा रूल ये है कि हम अंडरस्कोर को रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना? जी सर। और और तीसरा रूल ये है कि उसकी लेंथ में कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है, जितना भी लंबा या छोटा बनाओ वेरिएबल को
बना सकते हो, लेकिन उसमें एक शर्त है कि 31st करेक्टर्स अगर लंबा वेरिएबल हो, 31st करेक्टर से ज्यादा हो, तो उसके पहले 31st करेक्टर्स जो है वो दूसरे के साथ मैच नहीं होने चाहिए। अगर मैच करेंगे तो वो बोलेगा कि ये सेम है, ये आपने डिफरेंट डिफाइन नहीं किया, ये वेरिएबल सेम है। ठीक है। और चौथा जो हमारे पास रूल है वो है कि अपर केस और लोअर केस दोनों को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपर केस और लोअर केस में सी फर्क करता है। ठीक है, अपर केस में यूज होने वाला लोअर केस में यूज होने वाले से डिफरेंट होता है, सेम नेम। और स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम, और रिजर्व वर्ड को हम यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम, और स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर का टाइम खत्म होने जा रहा है, और आपने इस तरह करना है कि ये वेरिएबल नेम्स के रूल्स आपने याद रखने हैं, और कल मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से वेरिएबल नेम्स हैं। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रूल्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में, हर पेपर में आता है, लाजमी तौर पर आता है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स, या डिस्क्राइब द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग अ वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये लाजमी याद रखने हैं। सिंपल है ना कि वेरिएबल नेम या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। अंडरस्कोर को हम बीच में यूज कर सकते हैं रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और लेंथ की कोई पाबंदी नहीं है, जितना भी लंबा हो